हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 से। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, देखो मैंने एक वीडियो कराया था जिसमें कम से कम 30-40 मिनट का वो वीडियो होगा। उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ये तीन आपकी बेसिक अजम्पशंस रहती हैं कि रियल अकाउंट में आपकी एसेट्स वगैरह काउंट की जाती है, पर्सनल अकाउंट में जो किसी नाम से होता है, जैसे अनिल सुनील कंपनी वंपनी किसी नाम से होता है वो। नॉमिनल जो अकाउंट होता है उसमें इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, चार चीज़ें आती है। इनकम आती है, एक्सपेंडिचर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो आप वो जाके वीडियो देख लोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिगेसीज आर जर्नली। लिगेसीज क्या होता है, लिगेसीज ने थोड़ा सा टर्म घुमा के दे दिया। ये बेसिकली गुडविल की टर्म है एक किस्म से। तो लिगेसीज क्या है, आपकी लिगेसी आपकी गुडविल है, आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, आप उसको बैलेंस शीट में लेके जा सकते हो। आप उसको इनकम नहीं मानोगे, ठीक है जी, और एक्सपेंडिचर भी नहीं मानोगे। सस्पेंस अकाउंट में नहीं डाल सकते। सस्पेंस अकाउंट में आप किसको डालोगे, सस्पेंस अकाउंट में उसको डालोगे जिसका आपको पता नहीं है कि एक आप जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं आपको जो आपको पता नहीं कहाँ जाएंगी, आप बाद में जो उनको सर्च करके डालते हो तो वो आती है आपकी सस्पेंस अकाउंट में। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। द अबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये तो इसका मतलब अकाउंट के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आए हुए थे इसमें से, जो पिछली बार 2017 में आया था। तो जो अब नॉर्मल लॉस होता है कंसाइनमेंट का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। कंसाइनमेंट का लॉस है तो कंसाइनमेंट। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, जैसे मान लो देखो कंसाइनी के अकाउंट में क्यों नहीं जाएगा वो। कंसाइनी वो बंदा है जो कोई किसी ने कंसाइनमेंट किया है, तो जब उसको वो चीज़ मिली ही नहीं है तो वो उसके अकाउंट में तो जाने से रही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तब जाएगी जब उसको प्रॉफिट एंड लॉस ट्रीट किया जाए। पहले तो कंसाइनमेंट का ही पार्ट है ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें बाद में बनती कंसाइनमेंट अकाउंट के, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट का पार्ट है। सेम हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की। व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड फॉर जॉइंट वेंचर। जब हमने कोई जॉइंट वेंचर किया, जॉइंट वेंचर क्या रहता है, जॉइंट वेंचर में दो कंपनीज मिलके कोई काम शुरू करती है, तो अमाउंट डेबिटेड टू व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। अगर गुड्स परचेज की जाएंगी तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में ही तो जाएगा। जो वेंचर कैपिटल अकाउंट है उसमें ही तो जाएगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट है उसमें ही तो जाएगा। सॉरी, वेंचर कैपिटल अकाउंट में थोड़ी, वो कैपिटल थोड़ी लेके आ रहे, वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है जी। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो, कोई और चीज़ परचेज करते हो, तो वो आपकी जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट में। आपने स्टॉक परचेज किया, कोई इस तरह का कोई स्मॉल खर्चा किया, तो वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा। अगर कोई कैपिटल से रिलेटेड कोई बात है तो वो जॉइंट वेंचर की कैपिटल में जाएगी, कितनी कैपिटल लगा रहे हैं। अगर उसके बाद कोई प्रॉफिट एंड लॉस की टर्म में आता है तो वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, मेरे हिसाब से इससे आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता कोई भी। देखो ये कह रहा है कि जो आपकी सेल हुई है, कॉस्ट ऑन जो सेल है, कॉस्ट ऑन गुड सेल्स पे आपको 25% प्रॉफिट हुआ है, तो आपका प्रॉफिट कितना है। तो जो ग्रोस पे प्रॉफिट है वो आपका कॉस्ट ऑन गुड्स सेल पे है। तो ये आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है, आप सेल को अगर 25% घटाओगे तो आपका आ जाएगी आपकी सेल 16 लाख। 16 लाख रुपये आपकी सेल आ जाएगी मान लो। ठीक है जी, ये आपकी 16 लाख सेल आ गई। अब जो ग्रोस प्रॉफिट है आपका कॉस्ट ऑन गुड सेल पे है, तो इसका 25% आप निकालोगे तो 4 लाख आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट आप जब सेल्स में से घटा दोगे, तो ग्रोस प्रॉफिट आप सेल्स में से घटा दोगे तो आपका बच जाएगा कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड। जब कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड पे देखो, यहाँ पे इसने जो बात दी, यहाँ पे इसने बोला हमें कि इसकी सेल है 20 लाख, इस पे इसको ग्रोस प्रॉफिट हुआ 20 लाख पे 25 पर ग्रोस प्रॉफिट इसको हो रहा है 25% गुड्स ऑन सोल्ड। तो ग्रोस प्रॉफिट इसका अगर सेल इतनी है तो इस पे कॉस्ट ऑन गुड सेल्स कितनी रहेगी, 16 लाख। तो 16 लाख पे अगर 25% करेगा तो 4 लाख। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 67। द ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम। जो डेटर सिस्टम होता है उसमें जो ब्रांच अकाउंट है वो आपका नॉमिनल मान के चलते हैं इसको। ये आपका क्वेश्चन है, एक आपको डेटर सिस्टम
पे एक मैं वीडियो बना दूंगा, तब आप वो समझ जाओगे कि भैया ब्रांच अकाउंट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ब्रांच अकाउंट जो डेटर सिस्टम होता है उसमें रियल अकाउंट किस तरह ट्रीट किया जाता है, पर्सनल अकाउंट किस तरह ट्रीट किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट किस तरह ट्रीट किया जाता है, लायबिलिटी अकाउंट किस तरह ट्रीट किया जाता है, आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर है 67 का सी, नॉमिनल अकाउंट। जो ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट जो है अंडर डेटर सिस्टम, जो डेटर सिस्टम है, डेटर सिस्टम पे एक वीडियो बना दूंगा 5-10 मिनट का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें अकाउंट किस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। पहले आया तो अब की बार भी आ सकता, मान लो उसमें रियल पर्सनल जो भी पूछ ले। अब क्वेश्चन नंबर आता है 68, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपोर्शनड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू। देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट को जो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो मिलती है हार्स पावर में, वो जितने घंटे होगी उतने से उसको मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, तो ये आप इसको, ये तो वही बात है, रैंडम वाली बात है, इसका अकाउंटिंग से ज़्यादा लेना देना नहीं था। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर द शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब्ड शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड में आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया गया है। वैसे कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें आपके शेड्यूल दे रखे हैं 7, तो आपको 7 शेड्यूल का नाम पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ताकि आपका अगर पहले ये क्वेश्चन आया, आपकी बार भी मैं आपको लिख के देता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा शेड्यूल में से, और तब आप उस टाइम पे आपको 7 शेड्यूल के नाम खाली पता होंगे तो आप क्वेश्चन को सही कराओगे। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ वो 7 शेड्यूल कौन कौन से हैं। लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जो पहला शेड्यूल है वो क्या बताता है, उसमें आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये आता है, ठीक है जी। जो आपका सेकंड शेड्यूल है वो क्या बताता है, वो डेप्रीसिएशन को बताता है। सेकंड शेड्यूल क्या बताता है, डेप्रीसिएशन को बताता है। थर्ड शेड्यूल क्या बताता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, इनको बताता है। फोर्थ जो शेड्यूल है वो आपका बताता है कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किए जाएंगे उनके कोड को बताता है, ठीक है जी। जो शेड्यूल 5 है वो बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स जो आपकी कंपनी में अपॉइंटमेंट करने हैं, मैनेजिंग एमडी और वोल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में ये बात करता है शेड्यूल नंबर 5। शेड्यूल नंबर 6 बात करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं उनको आते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 7 आपका बताता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के बारे में बोलता है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि बार की भी CSR किस में आता है, तो वो शेड्यूल 7 में आता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 70, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने पार्टनरशिप का पहला भी पेज पढ़ा तो उसी पे ये क्वेश्चन दे रखा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इन द पार्टनर इक्वली। अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड है तो वो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके हिसाब से बांटेंगे। उन्होंने बोल रखा है कि भाई हम कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे या फिर और कोई रेशियो उन्होंने डिसाइड किया उसी रेशियो में बांटेंगे, तो वो बांट लेंगे उस हिसाब से। अगर कोई भी उनके बीच में कोई डीड नहीं है तो वो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे इक्वली। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 71, वर्क्स कमेटी सेफ्टी कमेटी कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी आर एग्जाम्पल ऑफ। ये तो एक ही है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये मैंने कराया था, जो इंदिरा गांधी के, आपको बताया भी था मैंने, इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था, इंदिरा गांधी लेके आई थी इसका वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। बाद में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे उस टाइम पे कम हुआ था, ये मैंने आपको कराया था। आप पीछे के जो मेरे वीडियो हैं लेबर लॉ के उसमें देख सकते हो, ठीक है जी। अब 72 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ द एम्स एंड पर्पजेज ऑफ ILO। ये भी हमने कर चुके हैं वीडियोज़ में कि भाई लेबर लॉ के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो फिलाडेल्फिया जो डिक्लेरेशन थी, ठीक है जी, उसका क्या ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं है। पहला उन्होंने बोला ही था कि लेबर कोई कॉमोडिटी नहीं है, ये भी ये है। दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास, और पावर, हाँ ये उन्होंने ये वाली टर्म तो सबसे पहले ही बोली थी कि पावर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट डेंजर टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ एवरीवेयर, ये तो उनका मोटो ही है। तो अब आता है वार अगेंस्ट वांट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड विद द अनरिलेटिंग वीगर विद ईच नेशन
एंड इज सोनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सोनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की नहीं है, तो इसका आंसर है डी। आपका 72 का आंसर है डी। अब हमारे पास आता है 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म, आइडेंटिफाई रॉबर्ट हॉक्सी। रॉबर्ट हॉक्सी ने 5 तरह की आपको यूनियनिज्म बताई थी, तो उनमें से 5 तरह की यूनियनिज्म में से कौन सी इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन, इनमें से कौन सी नहीं है वो उनमें, उसने जो 5 बताई थी। तो मैं एक बार वो 5 बता देता हूँ, फिर आप अपना आंसर देख लेना इसमें से क्या बनता है। जो रॉबर्ट हॉक्सीज थ्योरी थी उसने 5 तरह से क्लासिफाइड किया था आपका यूनियंस को। सबसे पहले बिजनेस यूनियन, फिर आता है रिवोल्यूशनरी, पहले बिजनेस यूनियन, दूसरे नंबर पे आता है फ्रेंडली एंड अपलिफ्ट यूनियनिज्म, थर्ड नंबर पे आता है रिवोल्यूशनरी यूनियन, फोर्थ नंबर पे आता है प्रीडेटरी यूनियनिज्म, फिफ्थ नंबर पे आता है डिपेंडेंट यूनियनिज्म। तो आपके ये 5 तरह की यूनियन है। अब आप उनमें से देख सकते हो, सबसे पहले आपका बिजनेस यूनियन, फिर फ्रेंडली एंड अपलिफ्ट, फिर आता है रिवोल्यूशनरी, फिर आता है प्रीडेटरी, फिर आता है आपका डिपेंडेंट। तो ये 5 तरह की यूनियन आप याद कर लेना, क्या पता आपकी बार भी में से क्वेश्चन आ जाए। तो उसमें ये बिजनेस यूनियनिज्म है, प्रीडेटरी है, रिवोल्यूशनरी है, इवोल्यूशनरी टाइप की कोई नहीं है, उसके बाद फ्रेंडली ये रहती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर है डी, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है 74। 74 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस, वो कौन सी प्रोसेस है इनमें से, विच रिप्रेजेंटेटिव इन विच, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर इन्वॉल्व, जिसमें वर्कमैन के एम्प्लॉय वो भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और एम्प्लॉयर के भी होते हैं। ठीक है जी। इन्वॉल्व इन ए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वहाँ पे जो डिस्प्यूट है वो इंडस्ट्रियल है, आर ब्रॉट टुगेदर बिफोर ए थर्ड पर्सन आर ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु फैसिलिटेट थ्रू मेडिएटेशन टू रीच म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन ऑफ, इसको कॉन्सिलिएशंस बोलते हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में 2 पार्टीज़ भी हो सकती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्रियली डिस्प्यूट हो। ठीक है जी। और इसमें क्या रहता है, एक जो वर्कर रहते हैं उनके जो लीडर टाइप रहते हैं वो लोग रहते हैं, दूसरी इंडस्ट्री के अपने मैनेजमेंट टाइप के होंगे वो होंगे, फिर वो एक मीडिएटर अपॉइंट करेंगे, तो उसको ये बेसिकली कॉन्सिलिएशन गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है। ये कॉन्सिलिएशन की मैंने आपको एक वीडियो में समझाया है अच्छे से, कॉन्सिलिएशन क्या होता है और कितने दिन बाद, 3 महीने बाद अगर कॉन्सिलिएशन नहीं होता है तो फिर वो लेबर कोर्ट में जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन भी आ रखा है और इससे अगले पार्ट में वो मतलब यहाँ कॉन्सिलिएशन उसको ठीक नहीं करता है तो वो लेबर कोर्ट में जाएगा। अब यहाँ पे ये बात ये है कि जो कॉन्सिलिएशन है वो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को जितना अच्छा लगता है, जितने बंदे अच्छे लगते हैं उसको उतने वो वहाँ पे कॉन्सिलिएट अपॉइंट कर सकती है, जितना उसको ठीक लगता है गवर्नमेंट को। अब देखो ये 75 नंबर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन रिलेटिंग टू एप्लीकेशंस एंड इंटरप्शन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफिकेशन अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में बी रेफर्ड टू, ये सीधा जाता है लेबर कोर्ट में। अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था 74 में, अगर कॉन्सिलिएशन से भी बात नहीं बनती है तो वो सीधा एम्प्लॉय तो भी लेबर कोर्ट में जा सकता है। ठीक है जी। लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एम्प्लॉय कोर्ट ये नहीं आएंगे, इसका लेबर कोर्ट रहेगा। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 76 आता है, ए यूनियन हुज मेंबरशिप में बी कवर वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट इज, ये तो जर्नल हो गया। जब कोई जर्नल यूनियन है तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी यूनियंस प्लस एम्प्लॉयमेंट प्लस क्राफ्ट, ये सारी, अगर क्राफ्ट की यूनियन है तो क्राफ्ट यूनियन में आ जाएगा, इंडस्ट्री की यूनियन है तो इंडस्ट्री यूनियन में आ जाएगा, अगर सबको मिला के है तो आपकी जनरल यूनियन में आ जाएगा। उसके बाद अगर एक इंडस्ट्री के अंदर ही पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से यूनियन है तो वो रीजन कम इंडस्ट्री यूनियन आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। मैं ये बताता हूँ कि अगर दो 4 पेजेस के अंदर ही ये सारे, अगर आप 20 पेज भी पढ़ लोगे तो भी आपके ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे मोस्टली। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, इनमें से कौन सा पर्सपेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन की इस अजम्पशन पे बेस्ड है, बोथ पार्टीज स्ट्राइव हैव अपॉर्चुनिटी, मतलब बोथ पार्टी का मतलब कौन सा है, जिसमें मैनेजमेंट भी है और जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ भी हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक वेजेस बेनिफिट एज वेल एज
पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ पावर। इसको प्लूरिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, प्लूरिस्टिक पर्सपेक्टिव बोल रहे हैं। आपके पास वेजेस के बेनिफिट भी हैं, ऊपर से आप पॉलिटिकल कंट्रोल भी कर सकते हो, ये आपका इसमें आता है। ठीक है जी। ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव में क्या रहता है? ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव में ये मान के चलते हैं, जो बिजनेस के जो मालिक हैं, बिजनेस के जो, ये मैंने 5 तरह के अप्रोच हैं, ये मैंने उसमें कराई हैं, आप जाके वीडियोज़ में ये भी देख सकते हो। ट्रस्टीशिप अप्रोच में क्या होता है, इसमें ये मान के चलते कि जो बिज़नेस का जो मालिक है वो उसका खाली ट्रस्टी है। वो जैसे वो प्रॉफिट को एम्प्लॉयज़ में और सोसाइटी में सब में बांटेगा, ये नहीं है कि वो अपने पास प्रॉफिट होल्ड करके रखेगा। ये ट्रस्टीशिप अप्रोच रहती है। रेडिकल अप्रोच में ये रहता है, ये सारी अप्रोच मैंने कराई, आप वहाँ जाके देख लेना, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है 78 द प्रोविजन ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री प्रोवाइडेड, ये आता है 43A में आता है। 43A में आता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको ना डायरेक्टिव, मैंने ये वाला वीडियो में भी कराए हैं, फंडामेंटल राइट में कौन कौन से आपके वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कौन कौन से आती है, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी ड्यूटीज़ होती है वो कौन कौन सी आपकी वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कलेक्ट होती हैं। एक बार मैं ये आपको बता देता हूँ, आपको खुद को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ 43A है। ये अब हमारे पास है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपके रहते हैं 36 से लेके 51 तक। 51 में आपकी आती हैं ड्यूटीज़। तो हमारे पास था 39 इक्वल जस्टिस फॉर फ्री, इक्वल जस्टिस एंड फ्री एंड लीगल एड, तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद था 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मैनेजमेंट, तो यही आंसर था उसका, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रीज। 43B है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कभी भी, यूपीएससी में कभी भी क्वेश्चन आता है, तो ये जो आपके ए जहाँ पे जो बाद में अमेंडमेंट किए गए हैं, इन पे ज़्यादा था, क्योंकि ये बाद में हुए हैं तो कम भी हैं, याद भी रहेंगे बच्चों को। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर था 43B। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा आंसर था 43A। ये कौन सा था अभी हमने देखा, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था, मनमोहन सिंह के टाइम पे इसको बाद में कम होता गया, अभी भी ये कम है। 43B में हमने देख लिया, 42 देख लिया, 40। तो ये सारे आपको फंडामेंटल राइट कौन कौन से लेबर से रिलेटेड हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन कौन से रिलेटेड हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है 79 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। देखो इसका आंसर तो है ओपन शॉप। अब ये ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मैनेजर क्यों नहीं है, इसमें ट्रेड यूनियन भी इंक्लूड है और बाहर से भी आपके जो अनएम्प्लॉयड हैं वो भी एम्प्लॉयड हैं ओपन शॉप सिस्टम में। तो एक बार मैं आपको ये सारे 5 तरह की शॉप सिस्टम में 5 तरह से इंक्लूड होती है, कौन कौन सी होती है एक बार वो हम देख लेते हैं, ताकि और हमें क्लियरिटी इस मैटर पे आ जाए। अब सबसे पहले हमारे पास आती है क्लोज शॉप। क्लोज शॉप क्या रहती है, ए कंपनी दैट ओनली एम्प्लॉयज यूनियन मेंबर, जो एम्प्लॉय के जो यूनियन के जो मेंबर हैं वो रिक्वायर देम टू सिक्योर एंड मेंटेन यूनियन मेंबरशिप एज ए कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो लोग जो एम्प्लॉयड हैं इंडस्ट्री में, उनको ज़रूरी है कि वो मेंटेन रखें अपनी, अगर मान लो मैं किसी यूनियन का मेंबर नहीं हूँ तो फिर वो मेरे लिए क्यों जाएंगे, अगर बाहर के तो वो जाएंगे नहीं, तो मैं यूनियन मेरे लिए काम क्यों करेगी, अगर मैं उसका मेंबर हूँ तो वो काम करेंगी। नेक्स्ट आता है यूनियन शॉप। यूनियन शॉप क्या है, ए कंपनी दैट डजंट रिक्वायर एम्प्लॉय टू ज्वाइन ए यूनियन इन ऑर्डर टू बी हायर्ड बट दे मस्ट बी ज्वाइन विद इन 30 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई यूनियन शॉप का मतलब ये है कि अगर आप एम्प्लॉय बने कंपनी के, तो तब आपको ज़रूरी नहीं कि आप यूनियन ज्वाइन करो, बट आपको जैसे ही एम्प्लॉय बन गए कंपनी के 30 days के अंदर आपको यूनियन ज्वाइन करनी है। तो ये आपको ना डिटेल में पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर लगा पाओगे। ओपन शॉप में क्या रहता है, ओपन शॉप में रहता है कंपनी में हैव यूनियन बट हायर बोथ यूनियन एंड नॉन यूनियन एम्प्लॉयज। जो यूनियन के एम्प्लॉय हैं वो भी हायर करती है, नॉन यूनियन के एम्प्लॉय, नॉन यूनियन के एम्प्लॉय मतलब बाहर के एम्प्लॉय, उनको भी हायर करती है। तो ये उनको सिक्योरिटी यूनियन की नहीं देती ओपन शॉप। फिर आपके पास 2 और रहते हैं, एक एजेंसी शॉप रहती है। एजेंसी शॉप क्या बोलती है, ए कंपनी दैट हैव
ए कंपनी दैट हैज़ ए यूनियन, एक कंपनी है जिसके पास यूनियन है बट हायर्स बोथ यूनियन नॉन यूनियन एम्प्लॉयज़ एंड यूनियन मेंबरशिप इज़ नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट, कि भाई आप यूनियन के मेंबर हो ये आपके एम्प्लॉयमेंट के कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरी नहीं है। हाउएवर नॉन यूनियन एम्प्लॉय हैव टू पे फी कवर द कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉस्ट, अगर कोई बंदा मेंबर नहीं है यूनियन का, अगर वो चाहता है उसको भी बार्गेनिंग में शामिल किया जाए, जैसे मान लो कोई सैलरी बढ़ाने की बात है, इन चीज़ों इस तरह की बातें हैं, बोनस की बात है, उसको भी शामिल किया जाए तो उसको भी पे करना पड़ेगा। फीस जो उनका चंदा रहता है 100-200 रुपये वो उसका पे करना पड़ेगा। फिर इसमें एक पार्ट रहता है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क क्या है? स्टेट लॉज दैट बैन कंपनीज फ्रॉम डिमांडिंग देयर एम्प्लॉयज़ पे यूनियन ड्यूज आर फीस एज ए कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो राइट टू वर्क कहता है स्टेट लॉ बैन कंपनीज, स्टेट लॉ क्या करते हैं, जो जैसे लेबर लॉ और इस तरह के जो स्टेट के लॉ हों वो बैन लगाते हैं कंपनीज पर। किस लिए बैन लगाते हैं? फ्रॉम डिमांडिंग देयर एम्प्लॉयज़ टू पे यूनियन ड्यूज, कि भाई यूनियन के ड्यूज आप पे करो, वो कंपनी का उसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, वो यूनियन का लेना देना। अगर कोई किसी यूनियन का मेंबर बनना चाहता है तो उस पर डिपेंड करता है, नहीं बनना चाहता है तो वो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेचुटरी मशीनरी, इनमें से कौन सा स्टेचुटरी मशीनरी काम करती है सेंट्रल लेवल पे? तो ये 4 ऑप्शन हैं, सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएशन कमेटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन, स्टैंडिंग लेबर कमेटी, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये चारों की चारों आपकी लेबर मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, लेकिन इनमें से जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है वो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन काम करती है। अब ये किस तरह से मैंने बताया, मैंने एक लिस्ट आपके साथ टीच की थी जिसमें कौन कौन से स्टेट में के लिए काम करते, कौन से सेंट्रल के लिए काम करते, कौन से दोनों के लिए काम करते, वो मैंने आपको बताया था कि आप इनको पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही।